और आज महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में फडणवीस अब सबसे पावरफुल बन चुके हैं और मुंबई में पहली बार बीजेपी का अब मेयर बनने जा रहा है। पुणे, ठाणे, नागपुर में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है और बीएमसी चुनाव में बंपर प्रदर्शन पर बीजेपी जश्न मना रही है। महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। फडणवीस सरकार पर जनता का भरोसा कायम है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से नतीजे सामने आए, मुंबई के जैन-जी महायुति को वोट किया है। जैन-जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ कर दी और बंगाल चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी इस बात की ओर भी इशारा कर रही है। पाक धुन पर नाचने वालों को जनता ने चोट दी है। विकसित भारत के संकल्प को जनता का आशीर्वाद मिला है। महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है सीएम फडणवीस ने। बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का जिक्र किया। हमने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं, सीएम फडणवीस की तरफ से भी कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे की जीत हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बातें बीएमसी चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में महाविजय हुई है हमारी, सीएम फडणवीस ये भी कहते हुए नजर आए। पीएम मोदी के नाम और काम का असर दिखा, हमें बाला साहेब का आशीर्वाद मिला, हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है, सीएम फडणवीस ने भी कहा है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखिए जीत के जश्न में डूबे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और बीजेपी ने एक लंबे वक्त बाद अब बीएमसी पर कब्जा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसीलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जनता का आभार जताया। एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, जीत का जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, मिठाइयां खिलाते हुए, और हर कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप देखिए नाचते थिरकते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो दूसरे तरफ होली और दिवाली जैसा जश्न इस वक्त नजर आ रहा है अलग अलग तस्वीरों में, जो कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। तो बीजेपी ने आज शानदार प्रदर्शन किया। बीएमसी चुनाव में लंबे वक्त बाद काबिज होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरे तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनता का आभार जताया, जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम को देखते हुए लोगों ने वोट किया है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोगों ने वोट किया है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक जा रहे हैं, यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय
मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। अब आपको हम सबसे अमीर महानगर पालिका का गणित समझाते हैं कि किस तरीके से पूरा गणित बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मराठी 40% है और गैर मराठी 40% और मुसलमान है 20% और इसी के इर्द गिर्द पूरा बीएमसी चुनाव घूमता रहा। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा गैर मराठियों को लेकर जो मुद्दा लगातार ठाकरे ब्रदर्स उठाते रहे वो पूरे तरीके से फेल नजर आया और वोट सीधा डाइवर्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना को। और इसीलिए जो आप टैली के माध्यम से आंकड़े देख पा रहे हैं वो टैली भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई, शिंदे के फेवर में जाती हुई और इसीलिए बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद पहला बीएमसी चुनाव है, एनसीपी की दो फाड़ होने के बाद पहला बीएमसी चुनाव है और इसीलिए इस बार का बीएमसी चुनाव किस तरीके से अलग है इसे हम आपको समझा रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के बाद पहला बीएमसी चुनाव है। पिछली बार से बीएमसी चुनाव शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही थी पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव गुट की शिवसेना है तो दूसरे तरफ शिंदे गुट की शिवसेना। लेकिन इन सब के बीच मराठी वोट कैसे बट रहा है, एक तरफ 44% और एक तरफ है 42% और इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव रहा है। एक तरफ गैर मराठी वोटर्स को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी होती रही, सबसे ज्यादा मुद्दा बनाता चला गया और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार जो वोट है वो डाइवर्ट हुआ और वो वोट गया बीजेपी के पास, शिंदे की शिवसेना के पास। और इसीलिए शानदार प्रदर्शन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किया। 45 सालों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बीएमसी में बनकर उभरी है। आप सोचिए, समझिए और अंदाजा लगाइए, 45 सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा बीएमसी चुनाव नया गठबंधन प्रयोग, इसे भी आप समझिए। बीजेपी 137 सीटों पर, शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ी और अजीत पवार की पार्टी अलग, ठाकरे ब्रदर्स प्लस शरद पवार मैदान में। शिवसेना उद्धव गुट की पार्टी 163, एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी 90 सीटों पर और एनसीपीएस यानी कि शरद पवार 12 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन नतीजे उनके फेवर में नहीं गए। 50% से कम वोटिंग में फायदा होता है और वोटिंग में फायदा 50% से ज्यादा, ये दो अलग अलग गणित हैं। तो दूसरे तरफ महाराष्ट्र की महापरीक्षा और शिवसेना, यूबीटी, भारतीय जनता पार्टी, यहां पर मुंबई की जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सभी ने नकार दिया है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को। ठाणे में शिवसेना शिंदे गुट मजबूत स्थिति में माना जाता है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, तो दूसरे तरफ पिपरी चिचवाड़ में भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर उसका किला बेहद मजबूत माना जाता है। नागपुर में आइए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का किला बेहद मजबूत माना जाता है। संभाजीनगर बीजेपी, एआईएमआईएम, शिवसेना और यूबीटी, ये अलग अलग आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कहां पर किस महानगर पालिका में कौन सी पार्टी का किला बेहद मजबूत है। धुले में भारतीय जनता पार्टी का किला मजबूत माना जाता है तो दूसरे तरफ जलगांव में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आती है। इसके अलावा जालना में 2017 के बीएमसी चुनाव के आंकड़े को भी आप देखिए। शिवसेना 84 वार्ड, कुल सीटें 227, बीजेपी ने 82 वार्डों में जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 31 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि एनसीपी
9 वार्डों में जीत दर्ज करने में कामयाब। एमएनएस 7 वार्डों में जीती थी, समाजवादी पार्टी को 6 वार्डों में जीत मिली और अदर्स के खाते में 7 वार्ड गए थे। बीएमसी में मुस्लिम वोट का दम भी आप देखिए, वोट 20% है, असर सीधे तौर पर 45 वार्डों पर इनका नजर आता है और निर्णायक रहते हैं 30 वार्डों में, यानी कि 30 वार्ड सीधे तौर पर निर्णायक की भूमिका में होते हैं। बीएमसी चुनाव में मुस्लिम वोट का ये दम हम आपको बता रहे हैं, 20% वोट जो सीधे 45 वार्डों में असर डालता है, इफेक्ट डालता है और इसके अलावा निर्णायक 30 वार्डों में रहती है। मुंबई में मुसलमान 20 से 21% है। 2024 में अगर आप आएंगे तो कांग्रेस को ये वोट नहीं मिला, उद्धव ठाकरे को ये वोट मिला था, लेकिन एनसीपी और एसपी को भी वोट नहीं मिला। एआईएमआईएम के खाते में भी वोट नहीं गया, लेकिन इस बार के नतीजे ने बहुत कुछ अलग तरीके से दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार प्रदर्शन यहां पर उनका नजर आया। शिवसेना की शिंदे पार्टी, किस महानगरपालिका का कितना बजट है? नवी मुंबई 8,568, इसके अलावा ठाणे 8,564 करोड़ बजट, पुणे पर आइए 11,603 करोड़ बजट, पिपरी चिचवाड़ 8,641 करोड़, कल्याण डोंबिवली 3,361 करोड़, वसई विरार 2,980 करोड़ का बजट यहां पर मिला, मीरा भाईदर 2.7 हजार करोड़ का बजट और इसीलिए बीएमसी सबसे मीरा भाईदर में 2.7 हजार करोड़, उल्लासनगर 1,000 करोड़ का बजट इस महानगर पालिका के पास। पनवेल पर आइए 4,000 करोड़ का बजट यहां पर रहता है पनवेल महानगर पालिका में। मुंबई में 74,427 करोड़ का बजट रहता है और इसीलिए इस चुनाव पर हर पार्टी की नजर रहती है। नवी मुंबई में 8,568, ठाणे में 8,564 करोड़। और अब बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख आई सामने। 19 को नामांकन और 20 को नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य दावेदार हैं और 20 जनवरी को मिलेगा बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नितिन नवीन के नामांकन में प्रस्तावक बनेंगे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह प्रस्तावक बनेंगे और इसीलिए बीजेपी का नवीन प्रयोग सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर वो नामांकन भी करने जा रहे हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे युवा अध्यक्ष, और इसीलिए नवीन प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक तरफ तमाम अध्यक्ष अलग अलग उम्र के रहे, लेकिन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अपना नामांकन करेंगे। 19 को नामांकन होगा और 20 को नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। करीब करीब नितिन नवीन को माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसीलिए निर्विरोध उनका चुनना लगभग तय है। लेकिन इन सब के बीच इंतजार है 20 तारीख का, जब नए अध्यक्ष का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा भरेंगे नितिन नवीन। अब आप अलग अलग युवा अध्यक्षों को भी देखिए। कांग्रेस पर आइए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि 83 साल की उम्र दराज है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 52 साल की उनकी उम्र है। टीएमसी ममता बनर्जी 70 साल की उम्र, डीएमके स्टालिन 72 साल की उम्र और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ अभी 45 साल के हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें देने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निर्विरोध बनने जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के 45 साल 14 अध्यक्षों को भी आप जान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी 55 साल की उम्र में 1980 से 86 तक बने। लाल कृष्ण आडवाणी 58 साल की उम्र में 86 से 91 तक उन्होंने इस पद को संभाला। मुरली मनोहर जोशी पर आइए 57 साल की उम्र में 2 साल तक वो कार्यकाल संभालते रहे और लाल कृष्ण आडवाणी 65 साल की उम्र में 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कुशाभाऊ ठाकरे 75 साल की उम्र में 1998 से 2000 तक रहे। बंगारू लक्ष्मण 61 साल की उम्र में 2000 से 1 साल तक उन्होंने इस पद को संभाला। जेना कृष्णमूर्ति 73 साल की उम्र में 2001 से 2 तक रहे। वेंकैया नायडू जबकि 53 साल की उम्र में 2002 से लेकर 2004 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभाला। राजनाथ सिंह 62 साल की उम्र में 2013 से 2014 तक 1 साल तक वो भी इस पद पर रहे। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। बंगाल में ममता की निगरानी में घुसपैठ
बीजेपी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। और वोट बैंक के लिए ममता ने डेमोग्राफी को बदला है। बंगाल की जनता ममता के करप्शन को देख रही है। ममता ने हिंदुओं के दिलों पर गहरे घाव दिए हैं। घुसपैठ से बंगाल की जनता बहुत चिंतित है। बंगाल में भय और भ्रष्टाचार का राज बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि आने वाले वक्त में बंगाल विधानसभा में चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। वोट बैंक के लिए ममता ने पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया। घुसपैठ से बंगाल की जनता बहुत चिंतित है, डरी हुई है, भय में है और यहां पर प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती हुई नजर आ रही है। बंगाल में ममता की निगरानी में घुसपैठ जो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। ममता ने हिंदुओं के दिलों पर गहरे घाव दिए हैं। एक हिंदुत्व का एजेंडा भी यहां पर बीजेपी ने ला दिया कि हिंदुत्व सबसे आगे और हिंदुओं के दिलों पर गहरे घाव ममता दीदी ने दिए हैं। अब बीजेपी लगातार बंगाल में एक के बाद एक सवाल उठा रही है और प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह बहुत पहले साफ कर चुके हैं कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। बीजेपी लगातार अलग अलग तरीके से ममता को कटघरे में खड़े करती है। तो बंगाल में अप्रैल 2026 के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में गरीब कल्याण की हम सरकार बनाएंगे। इसके अलावा तमाम बेहद महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई। बीजेपी की तरफ से बार बार ममता सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो दूसरे तरफ गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि इस बार बंगाल में 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम गरीब कल्याण की सरकार बनाएंगे। बंगाल में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार ममता सरकार कर रही है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत गर्म हो गई है। एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को लेकर मायावती का बड़ा बयान सामने आया। ब्राह्मणों को बाटी चोखा चखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बीएसपी सामने आई है ब्राह्मणों को लेकर। बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को भागीदारी दी है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहकावे में न आए ब्राह्मण समाज। 23 दिसंबर को दूसरे तरफ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी और सबसे ज्यादा इस बैठक की चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी मायावती सामने आई और उनका यह मानना है कि ब्राह्मण किसी के बहकावे में ना आए। बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर एक बड़ी बैठक हुई थी और 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी ब्राह्मण समाज की इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। राजनीतिक हिस्सेदारी पर इस बैठक में चर्चा हुई थी, रणनीति बनाई गई थी कि आगे क्या क्या करना है ताकि ब्राह्मणों को सरकार में भागीदारी मिले। ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर रही है योगी सरकार, ऐसे तमाम सवाल उठने लगे थे और मायावती ने अब ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। मायावती का यह मानना है कि ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी हमेशा से बीएसपी ने दी है। मायावती का यह ब्राह्मण कार्ड किस तरीके से ऐन वक्त पर आया और चुनाव से ठीक पहले आया, इसे आपको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा चखने की जरूरत नहीं है, मायावती ये कह रही हैं। बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के बहकावे में न आए ब्राह्मण समाज। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया, ये कहना है मायावती का, जो सत्ता से बहुत दूर है। लेकिन पार्टी उनकी कहां पर खड़ी है आप खुद जानते हैं, समझते हैं। बीएसपी की सरकार बनने के बाद ब्राह्मण समाज की चाहत भी पूरी होगी, ये भी मायावती ने कह दिया है। लेकिन ब्राह्मण कार्ड उन्होंने एक अलग अंदाज में खेला है। और इसके अलावा मायावती की ब्राह्मणों पर नजर क्यों है, इसे भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का कमाल हुआ था, आपको याद होगा साल 2007। बीएसपी ने दलितों के साथ मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को साधा था, एक समीकरण बैठाया था और इसी समीकरण के साथ मायावती ने फ्रंट पर आकर चुनाव लड़ा। बीएसपी ने चुनाव में 86 ब्राह्मण उम्मीदवार भी उतारे थे, आपको याद होगा। ब्राह्मण और दलित साथ साथ चुनाव मैदान में नजर आते थे। 40 जीते, इनमें मुस्लिम समाज से 61 उम्मीदवार मैदान में उतारे और 29 को विधायक भी बना दिया। चुनाव में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा दिया गया और ये नारा उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में था, बहुत ज्यादा इस नारे की चर्चा होती थी। लेकिन इस बार चुनाव से 1-2 साल ठीक पहले अगर मायावती एक बार फिर से ब्राह्मणों को याद करती है तो इसके पीछे की वजह दूसरी भी है। ब्राह्मण दरअसल 17% बीएसपी के खाते में मिले थे साल 2007 में।
समाजवादी पार्टी को 10%, बीजेपी को 39% और कांग्रेस के खाते में 19% गए थे। ठाकुर पर अगर आप आते हैं तो 12% बीएसपी को मिले, 21% समाजवादी पार्टी को और 44% बीजेपी के खाते में गई थी। 9% कांग्रेस भी ले गई। लेकिन इन सब के बीच अन्य सवर्ण पर भी आप आते हैं तो 12% बीएसपी के खाते में, 15% समाजवादी पार्टी के और 39% बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 12% वोट किया था। और ये सोर्स हम बता रहे हैं CSDS की एक रिपोर्ट के हवाले से। ये पूरा आंकड़ा बेहद फैक्ट वाला है, जिसे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अब यूपी बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों को भी आप समझिए। इस वक्त 46 विधायक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हैं ब्राह्मण। डिप्टी सीएम 1, उपाध्यक्ष 2, 7 मंत्री ब्राह्मण हैं और जिलाध्यक्ष हैं 19। ये पूरा समीकरण है बीजेपी में ब्राह्मणों को भागीदारी किस तरीके से सरकार और संगठन में है, इसे आप समझिए। डिप्टी सीएम नाम आप जानते हैं, ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा है। 46 विधायक ब्राह्मण इस वक्त योगी सरकार में है और इसके अलावा उपाध्यक्ष 2 हैं जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखती है। 7 मंत्री भी ब्राह्मण समाज से ही योगी सरकार में इस वक्त मौजूदगी है। जिलाध्यक्ष है 19 और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भागीदारी का जिक्र यहां पर यूपी में ब्राह्मण विधायक कर रहे हैं, उसकी बानगी इस पूरे ग्राफिक्स और इस फैक्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यूपी बीजेपी में ये ब्राह्मणों की भागीदारी है कि 46 विधायकों की मौजूदगी इस वक्त है यूपी में। डिप्टी सीएम 1, उपाध्यक्ष 2 और जिलाध्यक्ष 19, जबकि सरकार में मंत्री 7 है। आप सोचिए, समझिए और अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ब्राह्मण समाज की बैठक होती है तो दूसरे तरफ यूपी बीजेपी में ब्राह्मणों का समीकरण क्या है। ब्राह्मण सहभोज में अब कौन कौन से विधायक शामिल होने के लिए पहुंचे थे? जो बैठक हुई थी लखनऊ में बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर, इनमें आप समझिए रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, राकेश गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। बुंदेलखंड में बीजेपी और ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा रवि शर्मा, झांसी सदर से विधायक, अनिल त्रिपाठी, अंकुरराज तिवारी, विनय द्विवेदी, बाबूलाल तिवारी, ये वो विधायक हम आपको बता रहे हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी और विवेकानंद पांडे। ये विधायकों की वो फेरिस्त, वो सूची है जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, अनिल त्रिपाठी, अंकुरराज तिवारी, ये वो विधायक हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब आप ब्राह्मण वोट की ताकत को भी समझाते हैं हम आपको। आबादी 10%, 15% से ज्यादा आबादी, 12 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% और 15% से ज्यादा आबादी है। इसके अलावा मायावती किस तरीके से एक नारे के साथ आगे आती है, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, तिलक, तराजू, तलवार। बीजेपी के कोर वोटर पर मायावती की भी नजर है। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर माना जाता है। साल 1989 पर भी आप गौर फरमाइएगा, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, एक वक्त में नारा होता था। काशीराम इस नारे को सबसे ज्यादा लोगों के सामने रखते थे और इसी नारे के साथ दलितों को सत्ता के सिंहासन पर भी उन्होंने पहुंचा दिया। दलितों को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने में तिलक, तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, ये नारा बहुत ज्यादा माध्यम बना था। अब यूपी में ब्राह्मण जिधर सत्ता उधर। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र की जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आ गया है। महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। जनता ने कुशासन को नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, एनडीए से जनता रिश्ता गहरा बनाए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, एनडीए से जनता का रिश्ता गहरा बना हुआ है। महाराष्ट्र की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि जनता ने कुशासन को नकारा है, कुशासन को नकारा है और एनडीए से जनता का रिश्ता बहुत गहरा है। महाराष्ट्र की जीत, बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और उनका पोस्ट महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा शिवसेना की जीत को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि एनडीए से जनता का रिश्ता गहरा बना हुआ है। थैंक यू महाराष्ट्र द डायनामिक का जिक्र उन्होंने किया और देश के कोने कोने की जनता का विश्वास इस वक्त बना हुआ है बीजेपी के साथ। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। एक्स पर उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के माध्यम से जनता का शुक्रिया भी अदा किया। ऐतिहासिक जीत पर जनता का शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एनडीए से जनता का रिश्ता बहुत गहरा है।